हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि ये हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 3 है। इससे पहले हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है कि वो अपलोड कर दिए हैं। जो आप लोगों में से नहीं देखे हैं या जो देखने के इच्छुक हैं तो आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ाया गया है। तो कोई भी चीज़ को जो है कि समझने के लिए अगर उसको क्रम से देखा जाए तो ज़्यादा समझ में आता है, और इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग देख सकते हैं। ये पार्ट 3 है। इसमें हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन के बारे में, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन और हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन के बारे में। ये हड़प्पा सभ्यता जो है ये आज से 5000 साल पहले की सभ्यता है। यानी 5000 साल पहले ये हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में था और अचानक से क्या हुआ, अब कुछ कारण रहा होगा, और ये हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के जो है पूरी तरह से धरती के नीचे दफन हो गया। हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले लोगों का जो घर था वो और रहने वाले लोग, सारे लोग धरती के नीचे दफन हो गया। और उसके बाद किसी को इस बात का भनक भी नहीं था, अंदाज भी नहीं था। और उसके बाद अभी से 1000 साल पहले जो है उस हड़प्पा सभ्यता जहाँ पर मिली है, मैं पार्ट 1 में बताया भी, उस एरिया में जब लोग बसना स्टार्ट किए तो उन लोगों को धरती के नीचे से कोई सामान वगैरह मिलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जो है उसका उत्खनन हुआ, खुदाई हुआ, तो एक बड़ा सा शहर जो है कि लोगों के सामने उभर कर आया। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त हुई है तो उसमें से जो कुछ लिखा हुआ मिला हुआ है, जिस लिपि में लिखा गया उसको आज तक किसी ने नहीं पढ़ पाया। तो हड़प्पा सभ्यता की फिर इतिहास कैसे लिखा गया, इसकी पूरी कहानी कैसे लिखी गई, तो इसकी पूरी कहानी जो है हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल जो मिले हैं वहां से जो प्राप्त हुआ है पूरा वस्तु, और जो धरती के नीचे से जो वस्तु प्राप्त हुआ है उसको देखते हुए उसके अनुमान के आधार पर पूरी हड़प्पा सभ्यता की कहानी लिखी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में कि उनका रहन सहन कैसा था। क्योंकि लिखित साक्ष्य जो मिला है उनको तो पढ़ा ही नहीं जा सका आज तक, तो सामाजिक जीवन पर भी जो एक वस्तुएं हड़प्पा की खुदाई से मिला है, तो उस वस्तुओं के आधार पर जो है हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन के बारे में इतिहासकार और जो पुरातत्वविद थे उन्होंने जो है कि एक अनुमान लगाया है। तो वो अनुमान हम लोग जानेंगे। सामाजिक जीवन, जैसे जैसे क्लास 12th के जो स्टूडेंट होंगे तो ये एग्जाम में पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का समाज कैसा था, कितने वर्गों में बटा, समाज वर्ग में बटा था या नहीं बटा था, मातृसत्तात्मक समाज था कि पितृसत्तात्मक समाज था, भोजन क्या खाते थे, कपड़ा कैसे पहनते थे, क्या क्या चीजों के शौकीन थे, मनोरंजन का साधन क्या था, आभूषण की जानकारी उनको था या नहीं, खाना पकाने का बर्तन और कौन सा था। तो ये सारी चीजें जो है कि किस तरह का समाज था इसके बारे में इसमें लिखना होता है। तो इससे पहले जो है 2 वीडियो में टॉपिक नंबर 10 तक जो है कंप्लीट कर दिया गया है, और ये 11वां टॉपिक है ना, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल मिले हैं तकरीबन स्थल जो है 2 भागों में बटा हुआ मिला है। एक भाग जो है ये एक पश्चिमी टीला और एक भाग जो है पूर्वी टीला। ठीक है, ये जो पश्चिमी टीला होता है ये छोटा होता है, छोटा मिला है लेकिन ऊंचाई पर मिला है, और ये जो है बड़ा है लेकिन इसके तुलना में ये थोड़ा नीचे है, और ये चारों तरफ से जो है 4 दीवारी से घिरा हुआ है। अगर कहे तो ये जो पश्चिमी टीला है ये अधिक सुरक्षित जगह था। युद्ध और बाढ़ पानी का यहाँ पर थोड़ा कम भय, यानी कि ये जो है एक सुरक्षित स्थल था, और यहाँ पर जो है युद्ध और बाढ़ का समझिए एक भय बना हुआ रहता होगा, ऐसा अनुमान है। तो ये सुरक्षित स्थल था। तो ऐसा अनुमान है कि यहाँ पर उस समय के जो शासक वर्ग रहेंगे या उस समय के जो पुरोहित वर्ग के लोग रहेंगे, उच्च वर्ग के लोग रहेंगे, वो इसमें रहते होंगे, और जो निम्न वर्ग के लोग होंगे वो निचले शहर में जो है गुजर बसर करते होंगे। इसका मतलब है कि हड़प्पाई समाज जो है वो 2 वर्गों में बटा हुआ था। यानी हड़प्पा सभ्यता का भी समाज जो है वो 2 वर्गों में बटा हुआ था। तो पहला पॉइंट हम लिखिएगा कि नगर नियोजन से पूर्व एवं पश्चिमी विभाजन का साक्ष्य मिलता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में भी वर्ग विभाजन था। ये पहला पॉइंट हुआ। नगर नियोजन का मतलब जो नगर का जो प्लानिंग है, हड़प्पा सभ्यता में जितने भी नगर मिले हैं वो नगर जिस तरह से मिला है
तो उसमें एक पूर्वी और पश्चिमी टीला का साक्ष्य मिला है। तो उस आधार पर तो ये पहला पॉइंट बनेगा कि नगर नियोजन से पूर्व एवं पश्चिमी विभाजन का साक्ष्य मिलता है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज जो था उसमें वर्ग विभाजन मौजूद था। नंबर दूसरा, मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी का मूर्ति मिला है और हड़प्पा सभ्यता के और भी स्थलों से अधिक संख्या में स्त्री का मृण मूर्ति, मतलब मिट्टी का बना हुआ मूर्ति स्त्रियों का अधिक संख्या में मिला है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो एक मातृ सत्तात्मक समाज थी। और तीसरा कि ये लोग भोजन क्या करते थे, भोजन क्या खाते थे, ये लोग जो है ना शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन करते थे, है ना। ये एक अनुमान है और जिस तरह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। शाकाहारी में अनाज की बनी वस्तु जैसे रोटी, चावल, फल, सब्जी ये प्रमुख था और मांसाहारी में मांस, मछली जो है प्रमुख था, है ना। तो भोजन में शाकाहारी भोजन, शाकाहारी मतलब क्या, पेड़ पौधे से जो प्राप्त उत्पाद होता है, और मांसाहारी भोजन तो इसका मतलब है कि ये लोग जो है कि जानवरों का भी शिकार करते होंगे, ऐसा एक अनुमान है। तो ये जो है इसका भोजन में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का होता था। शाकाहारी में अनाज की बनी वस्तु, फल और सब्जी प्रमुख था और मांसाहारी में मांस, मछली प्रमुख थे। भोजन को पकाने के लिए ये लोग, पकाने के लिए और भोजन को खाने के लिए, खाने और पकाने के लिए मिट्टी, पत्थर और धातु के बर्तन का उपयोग करते थे। जैसा कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खुदाई से इस तरह से मिट्टी का बर्तन, पत्थर का और धातु का बर्तन प्राप्त हुआ है। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भोजन पकाने और खाने के लिए मिट्टी, पत्थर और धातु से बने बर्तनों का उपयोग भी करते थे। और पांचवा नंबर है, मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, वहां की जब खुदाई हुई तो वहां से सूती कपड़ा का अवशेष मिला है और कुछ जगह से कपास की खेती का भी प्रमाण मिला है। और जो है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खुदाई से सुई भी मिला है ना, सुई भी मिला है। तो सुई जो मिला है तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, है ना, सूती कपड़ा तो पहनते ही थे, वो सिले हुए वस्त्र पहनते थे। इस सुई के जो है, सुई जो मिला है उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। और 5 पॉइंट हो गया, तो पांचों पॉइंट को एक बार रिपीट कर देते हैं। हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन से पूर्व एवं पश्चिम विभाजन का साक्ष्य मिला है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो है के समाज में वर्ग विभाजन मौजूद था। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिला है और हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से अधिक संख्या में स्त्री की मृण मूर्तियां भी प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृ सत्तात्मक समाज था। हड़प्पा सभ्यता के लोग भोजन में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का ये लोग भोजन करते थे। शाकाहारी में अनाज की बनी वस्तु, फल और सब्जी, जबकि मांसाहारी में मांस, मछली जो है प्रमुख था। हड़प्पा सभ्यता के लोग भोजन पकाने और खाने के लिए मिट्टी, पत्थर और धातु से बने बर्तनों का उपयोग करते थे। पांचवा है, मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है और हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थलों से कपास की खेती का भी प्रमाण मिला है और कुछ स्थलों से जो है खुदाई से सुई का संकेत मिला है। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सिले वस्त्र जो है, सिले सिलाए वस्त्र पहनते थे। और मनोरंजन का साधन इन लोगों का क्या था, ये जो एक सामाजिक जीवन में ही आएगा। तो जानवरों का शिकार करना, मछली पकड़ना, पक्षियों की लड़ाई देखना, शतरंज की जानकारी थी आज से 5000 साल पहले कि इस हड़प्पा सभ्यता के लोग का मनोरंजन का साधन क्या था, जानवरों का शिकार करना, मछली पकड़ना, पक्षियों की लड़ाई देखना और शतरंज खेलना भी जो है इनका एक मनोरंजन का साधन था। और एक मुहर प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता से, एक मुहर मिला है। उस मुहर पर जो है 2 जंगली मुर्गों को, है ना, लड़ने का जो है एक चित्र बना हुआ है ना। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने मनोरंजन के लिए 2 जंगली मुर्गों को भी लड़ाने का काम करते थे। तो जानवरों का शिकार करना, मछली पकड़ना, पक्षियों की लड़ाई देखना और शतरंज हड़प्पा सभ्यता के लोगों के मनोरंजन का एक प्रमुख साधन था। और एक मुहर पर 2 जंगली मुर्गों के लड़ने का चित्र उत्कीर्ण है। इससे भी अनुमान लगाया जाता है
कि ये अपने मनोरंजन के लिए 2 जंगली मुर्गों को भी लड़ाने का काम करते थे। 7वां पॉइंट है कि एक मुहर मिला है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से, उस पर वाद्य यंत्र है ना, मुहर पर वाद्य यंत्र का चित्र बना हुआ है। वाद्य यंत्र मतलब क्या, एक तरह से आवाज निकालने वाला जो यंत्र होता है जैसे वीणा वगैरह, तो उस एक मुहर पर जो है वाद्य यंत्र यानी ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र, एक मुहर पर एक वाद्य यंत्र का चित्र बना हुआ है। और जो है बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से नर्तक और नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुआ है, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नृत्य और संगीत ये दोनों जो है इसके मनोरंजन का एक प्रमुख साधन रहा होगा। तो ये 7वां पॉइंट आप लिखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से कुछ मोहरों पर वाद्य यंत्र के चित्र मिले हैं और जो है हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थलों से नर्तक एवं नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नृत्य और संगीत जो है ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मनोरंजन का एक प्रमुख साधन भी रहा होगा। अब आते हैं 8वां नंबर में, है ना। 8वां नंबर में है बच्चों के मनोरंजन, है ना। क्या साधन था बच्चों का मनोरंजन के लिए हड़प्पा सभ्यता में? तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से कुछ स्थलों पर जो है ना पशु की आकृति वाला यानी कि जानवर की आकृति वाला खिलौना, एक कोई खिलौना मिला है, उस पर जानवर की आकृति बना हुआ है। कुछ खिलौने पर जो है कि मनुष्य का जो है कि फोटो यानी चित्र आकृति बना हुआ मिला है कुछ खिलौनों पर। और जो है कि मट्टी की बनी हुई गाड़ियां, गोलियां, सीटियां, है ना, तो ये सारी चीज मिला है। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये पशु की आकृति और मानव की आकृति वाला खिलौना और मट्टी की बनी गाड़ियां, गोलियां और सीटियां ये हड़प्पा सभ्यता के बच्चों के मनोरंजन का एक साधन रहा होगा। इसके अलावे अब 9वां नंबर पर आते, मछली फंसाने का कांटा और एक मोहर पर तीर से हिरण को भी मारते हुए दिखाया गया है। माना मछली हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से मछली फंसाने का कांटा भी मिला है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता लोग मछली जो है कि कांटे से फंसाते थे, है ना। और एक मुहर मिला है जिस पर तीर से हिरण को मारते हुए दिखाया गया है। तो इससे अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिकार करने के भी बड़े शौकीन थे। इन लोगों को बैर एक फल होता है, उनके बारे में भी इनको जानकारी था। क्लास 12 के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बैर का जो फल होता है बेर का, उनको भी इकट्ठा करते थे, है ना, उनको खाते थे। तो पुरुष और स्त्री हड़प्पा सभ्यता के खुदाई से हार, कंगन, पाजेब, बाली, अंगूठी ये सब चीजें प्राप्त हुआ है, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पुरुष और स्त्री, हड़प्पा सभ्यता के लोगों में से पुरुष और स्त्री दोनों आभूषण के जो है कि शौकीन रहे होंगे। और 11वां नंबर पर है मोहनजोदड़ो की नारियां काजल और पाउडर से परिचित थी। बताइए कितना आश्चर्य की बात है ना। आज से 5000 साल पहले लोग काजल, पाउडर, कंघी, लिपस्टिक ये सारे चीजों से परिचित थे। तो मोहनजोदड़ो की नारियां काजल और पाउडर से परिचित थी। कंघी और तांबे के दर्पण का भी उपयोग का प्रमाण मिला है। तांबे के दर्पण का तो जहां से जैसे हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थलों में जो शव मिला हुआ है कब्र में दफनाया हुआ, तो उसके बगल में तांबे का दर्पण भी रखा हुआ है ना। तो इस तरह से तो इनको जो है कंघी और तांबे के दर्पण का भी ये लोग उपयोग करते थे। चन्हुद्रों से लिपस्टिक के अस्तित्व का संकेत मिलता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की नारियां काजल, पाउडर से परिचित थी, कंघी और तांबे के दर्पण का भी उपयोग का प्रमाण मिला है, और चन्हुद्रों से लिपस्टिक के अस्तित्व का संकेत मिलता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग श्रृंगार प्रसाधन के भी शौकीन थे। अब आते हैं 12वें पॉइंट पर। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से भेड़, बकरी, सुअर, भैंस इत्यादि की हड्डी का भी संकेत मिलता है, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का ये सारे जानवर जो है पालतू जानवर रहे होंगे। 13वां और सबसे लास्ट जो हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन का पॉइंट है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिला है, और हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे।
और कहीं यानी कहीं से भी जो है ना हड़प्पा सभ्यता में युद्ध का प्रमाण नहीं मिला है। तो इससे अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो हड़प्पा सभ्यता में कहीं से भी सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिला है और ये सभ्यता के लोग जो है एकदम शांति प्रिय थे। तो क्लास 12 वाले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, ये 5 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। ये हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन का पूरा पॉइंट है। तो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन पढ़ लिए कि उन लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। अब हम लोग 13वां नंबर है ना, 12वां नंबर, 11 कंप्लीट हो गया, अब 12वां नंबर आप लोग भी लिखते रहिएगा। तो अब 12 नंबर में है हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन, है ना। इन लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, यानी ये लोग जो है किस तरह से अपना जो है कि जीवन यापन चलाते थे, इसके बारे में है। तो जो है बहुत सारे पशुओं का प्रमाण, हड्डी का प्रमाण मिला है, ऐसा लगता है। और जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से जो पूरा वस्तु मिला है उसके अनुमान के आधार पर ऐसा है कि ये लोग जो है ना पशु पालन करते थे, यानी पशुओं को पालते थे। इसके अलावा कृषि कार्य भी करते थे और शिल्प तथा उद्योग धंधा भी था और व्यापार भी था। तो ये आर्थिक कारण में हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक कारण में हम लोग मुख्य रूप से 4 पॉइंट पढ़ेंगे। एक पशुपालन, दूसरा कृषि, तीसरा शिल्प तथा उद्योग और चौथा पढ़ेंगे व्यापार तथा वाणिज्य। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन में 4 बातों का उल्लेख करना है। एक पशुपालन के बारे में, दूसरा कृषि के बारे में, तीसरा उद्योग धंधा के बारे में और चौथा व्यापार के बारे में। तो ये भी 5 नंबर में जो है क्लास 12 में पूछा जाता है और आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है, प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन, है ना। तो पहला पशुपालन है। तो हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन में पशुओं का एक महत्वपूर्ण स्थान था। पशु से दूध, मांस और ऊन प्राप्त किया जाता था। इसके अलावे हल जोतने, बोझा ढोने और गाड़ी खींचने में भी जो है कि पशुओं का काम पड़ता था। इसके साथ साथ पशु पक्षियों का शिकार करना और मछली पकड़ना भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन निर्वाह का एक मुख्य साधन था। तो ये बातें आप पशुपालन वाले में लिखेंगे। तो पशुपालन में कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन में पशुओं का यानी कि पशु को पालने का एक महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि इस पशु से ये लोग दूध, मांस और ऊन प्राप्त करते थे और इन पशुओं से हल भी जोता जाता था, बोझा भी ढोने का काम आता था ये पशु, और गाड़ी खींचने का भी काम आता था। इसके साथ साथ पशु पक्षियों का शिकार करना, मछली पकड़ना हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन निर्वाह का एक मुख्य साधन था। दूसरा पॉइंट में आएंगे तो कृषि के बारे में लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के अर्थव्यवस्था का मूल आधार था कृषि। बहुत सारे जगह से हड़प्पा सभ्यता का कपास का प्रमाण मिला है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास की भी खेती करते थे और इस कपास से जो है सूती वस्त्र तैयार किया जाता था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वह गेहूं और जौ था। ऐसे तो गेहूं, जौ, तिल, मटर, चना, इन सब का प्रमाण प्राप्त हुआ है, लेकिन जो सबसे अधिक प्राप्त हुआ है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों का एक प्रमुख खाद्यान्न फसल रहा होगा, तो वो गेहूं और जौ है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के जितने स्थल मिले हैं उनमें से 2 स्थल, एक लोथल और दूसरा रंगपुर, इन दोनों जगह से जो है चावल का साक्ष्य मिला है। वैसे हड़प्पा सभ्यता में चावल का साक्ष्य बहुत कम मिला है। गेहूं, जौ, मटर, तिल, इनकी अपेक्षा चावल की खेती कम होता था, ऐसा एक अनुमान है जिस समय हड़प्पा एक विकसित सभ्यता के रूप में थी उस समय। और हड़प्पा सभ्यता में जो कर वसूला जाता था, तो ऐसा अनुमान है कि उस समय तो रुपया था नहीं, तो अनाज के रूप में ही जो है टैक्स वसूला जाता था। हड़प्पा से मटर और तिल की खेती का प्रमाण मिला है। फलों में केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू और तरबूज आदि के उत्पादन का भी साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है। तो दूसरा पॉइंट में अगर कृषि देकर के लिखिएगा, लिखना ऐसे है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि था। कुछ स्थलों से कपास का साक्ष्य मिला है, जिससे अनुमान लगाया गया है कि ये लोग जो है कपास से सूती वस्त्र तैयार करते थे।
हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं और जौ था। लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य का भी प्रमाण मिला है और हड़प्पा से मटर और तिल की खेती का प्रमाण मिला है। उस समय चूंकि रुपया पैसा था नहीं, तो ऐसा अनुमान है कि कर वसूलने के लिए अनाज अनाज यानी कि कर के रूप में जो है अनाज ही लिया जाता था और फलों में केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू और तरबूज आदि के उत्पादन का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यह आप दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है शिल्प तथा उद्योग धंधे, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उद्योग धंधे है ना, उन पर भी जो है कि उसका जीवन निर्भर था। तो कैसे यह अनुमान लगा है कि वो लोग जो है कि उद्योग धंधा से भी अपना जीवन गुजारा करते थे। तो बहुत सारे जगह पर से ना कताई और बुनाई करने वाला जो तकली और सुई होता है, तो उनका प्रमाण मिला है, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि उस समय हड़प्पा सभ्यता में कपड़ा बुनने का जो है उद्योग रहा होगा और चनहुद्रों से मन का बनाने का भी फैक्ट्री का प्रमाण मिला है। और जो है मोहनजोदड़ो से एक मोहल्ला मिला है, कुंभकार का मोहल्ला, जो मिट्टी से बने बर्तन को तैयार करता है। तो ऐसा अनुमान है कि मिट्टी को बनाने वाले बर्तन का भी उद्योग हुआ करता था। और जो है कि बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता से खुदाई से जो है कि आभूषण भी प्राप्त हुआ है ना, नाक का, कान का, है ना। तो इससे अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता में जो स्वर्णकार लोग थे, वो लोग भी बड़ी निपुण थे। वे लोग भी चांदी के से जो आभूषण और बर्तन वगैरह तैयार करते थे। इसके अलावा धातु से के पीटे हुए चादर की तरह से जो चीजें मिला है, तो इससे भी अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी जो है धातु उद्योग बड़ी काफी उन्नत अवस्था में रहा होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं हम लोग कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन जो है वो उद्योग धंधों पर ही निर्भर था। कृषि पर भी निर्भर था, पशुपालन पर भी निर्भर था। कृषि और पशुपालन के अलावे उद्योग धंधों पर भी इसका जीवन निर्भर था। अगर एग्जाम में लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, तो शिल्प तथा उद्योग धंधे, तो लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता के खुदाई से कताई और बुनाई करने वाला उपकरण जैसे तकली और सुई का संकेत मिलता है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में कपड़ा बुनना एक प्रमुख उद्योग रहा होगा। इसके अलावा चनहुद्रों से मनके के कारखाने का साक्ष्य मिला है और मिट्टी बनाने के लिए के चाक का प्रयोग कुंभकार लोग करते थे और मोहनजोदड़ो से कुंभकार के मोहल्ले का भी पता लगाया गया है। और इसके अलावा जो है आभूषण, हड़प्पा सभ्यता के जो स्वर्णकार थे वो बड़े निपुण थे और वे लोग चांदी के साथ साथ जो है चांदी के आभूषण के साथ साथ बर्तन भी तैयार करते थे। धातुओं को पीट कर चादर बनाने की कला से भी हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित थे, जिससे अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में धातु उद्योग भी काफी उन्नत अवस्था में रहा होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प तथा उद्योग काफी उन्नत अवस्था में था एवं उनके आर्थिक जीवन का एक प्रमुख आधार था। तो कौन कौन सा उद्योग देखे, तो एक कताई बुनाई करने वाला यानी कपड़ा उद्योग, दूसरा मनका का कारखाना, तीसरा मट्टी के बर्तन बनाने वाला उद्योग और चौथा जो है स्वर्णकार जो है स्वर्णकार यानी कि सोने से बना का सामान बनाने वाला, चांदी से। तो स्वर्णकार जो है तो वे लोग जो है कि आभूषण और बर्तन बनाते थे और उसके बाद धातु उद्योग भी था। तो ये सारे उद्योग धंधे थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो पशुपालन और कृषि और इसके अलावा उद्योग धंधे पर भी निर्भर था। तो ये 3 पॉइंट हुआ है ना। अब चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे व्यापार तथा चौथा पॉइंट है व्यापार एवं वाणिज्य। अनाज के देखिए ऐसा है कि हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन में, अब ये चौथा पॉइंट में लिखिएगा व्यापार एवं वाणिज्य। अनाज के हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से बहुत सारे जगह से, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, उन सबसे बड़े बड़े कोठार मिला है। कोठार का मतलब अन्नागार, जिसको हम लोग गोदाम बोलते हैं। और ढेर सारी जो है मिट्टी की मुहरें यानी सील प्राप्त हुआ है। ऐसा अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह जब भेजता था तो उस पर जो है मुहर मारता था, मतलब सील लगाता था। मिट्टी का मुहर होता था कि ऐसा है कि मान लीजिए एक बोरा है, बोरा में कोई सामान कस दिया, उसको रस्सी से बांध दिया, तो जो बंधन है उसी पर जो है मिट्टी का जो है कि मुहर लगाया जाता था और फिर वह सामान जहां जाना था वहां चले जाता था। यदि वह मुहर में टूट फूट नहीं रहता था, तो ऐसा वो प्राप्त करने वाला वस्तु को,
तो वो समझ जाता था कि जो है इस वस्तु के साथ जो है रास्ते में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं हुआ है, जिस तरह से भेजा गया है उसी तरह से यहाँ पर जो है पहुंच गया है। तो अनाज के बड़े बड़े जो कोठार मिला है और ढेर सारी जो है मिट्टी की मुहरें यानी सील भी प्राप्त हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है लोथल और एक स्थल है सुरकोतदा, दोनों जगह से बंदरगाह का प्रमाण मिला है, जहां से जो है कि पानी वाले जहाज आकर के रुकता है और जो है कि जाता आता है। तो वो स्थल बंदरगाह जहां पर पानी वाला जहाज सामान ला के उतारता है, चढ़ाता है, उसका बंदरगाह का प्रमाण मिला है। और जो है मोहनजोदड़ो से एक बर्तन मिला है, उस बर्तन के ऊपर जो है नाव का एक चित्र है। इससे अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जो है नाव का भी जानकारी था। और लोथल और सुरकोता से बंदरगाह का प्रमाण मिल गया, अब बड़े बड़े अनाज रखने का कोठार मिल गया है ना, और उसके बाद ढेर सारी मिट्टी की मुहरें मिला है। तो इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग का व्यापार वाणिज्य में काफी रुचि था, मतलब व्यापार जो है ये लोग करके अपना जीवन यापन करते होंगे, एक ऐसा अनुमान है। इनके आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार काफी उन्नत अवस्था में था। आप कहिएगा कि आंतरिक और बाह्य क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता जो आज से 5000 साल पहले इस भारत का पश्चिमी हिस्से और पाकिस्तान का जो पूर्वी हिस्सा का एरिया है, इस एरिया में था। तो उसी समय जो है कि एक मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी और एक मिस्र की सभ्यता भी थी। तो उन लोगों के साथ जो इनका व्यापार होता था तो उनको विदेशी व्यापार करते थे। और हड़प्पा सभ्यता का जो एक स्थल, जैसे हड़प्पा से मोहनजोदड़ो से लोथल, लोथल से चन्होदरो, इस तरह से व्यापार जो है इसको हम लोग आंतरिक व्यापार करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार जो है एकदम काफी उन्नत अवस्था में थी। और बाह्य व्यापार जो है प्रमुखतः जल मार्गों से होता था, है ना, जल मार्ग से जो है पानी वाली जहाज से, नाव से जो है जहाज से वस्तुएं लेके जाया जाता था। ऐसा नहीं कि थल मार्ग से नहीं, थल मार्गों से भी परिचित थे, लेकिन सबसे ज्यादा ऐसा अनुमान है जिस तरह से ये बंदरगाह मिला है, बंदरगाह के किनारे में अनाज रखने का गोदाम वगैरह मिला है, तो इसे अनुमान है कि बाह्य व्यापार जो मुख्य रूप से जल मार्गों से होता था, लेकिन थल मार्गों से ये लोग परिचित थे। और उस समय व्यापार करने में, उस समय तो रुपया पैसा नहीं था, तो ऐसा अनुमान है कि व्यापार करने में वस्तु विनिमय के माध्यम का प्रयोग होता था। मतलब वस्तु को देना है एक वस्तु को और दूसरे वस्तु को प्राप्त करना है, तो वस्तु से वस्तु का लेन देन ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। तो ऐसा अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो व्यापार में वस्तु विनिमय के माध्यम का प्रयोग करते थे। मिस्र, सुमेर, क्रीट और मेसोपोटामिया आदि देशों के साथ भी व्यापारिक संबंधों का साक्ष्य मिलता है। और हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान है कि बाह्य व्यापार आंतरिक व्यापार की तुलना में काफी उन्नत था, मतलब विदेशी व्यापार, यानी जो है कि हड़प्पा सभ्यता के अलावा जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी या मिस्र की सभ्यता थी, वहां से जो है जो व्यापार जो है वो हड़प्पा सभ्यता से ज्यादा होता था। यानी बाह्य व्यापार जो है आंतरिक व्यापार की तुलना में काफी उन्नत अवस्था में थी। तो संभवतः ऐसा है कि सैंधव सभ्यता की समृद्धि का सर्वप्रमुख कारण उनका विदेशी व्यापार ही था। यानी यह अनुमान है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो इतनी उन्नत अवस्था में थी, जो जिस तरह से ये नगरीय अवस्था थी इसका, जिस तरह से ये एक विकसित सभ्यता थे, तो उसका सबसे बड़ा कारण था उनका विदेशी व्यापार। यहाँ से उनको बहुत ज्यादा इनकम आता होगा, ऐसा अनुमान है। तो इस तरह से अगर पूछेगा कि व्यापार और वाणिज्य, अब चौथा पॉइंट लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन के संबंध में, तो इसमें लिख दीजिएगा हड़प्पा सभ्यता के कई स्थलों से अनाज के बड़े बड़े कोठार, ढेर सारी मिट्टी की मोहरें यानी सील, और लोथल सुरकोता से बंदरगाह का प्रमाण, और मोहनजोदड़ो में एक बर्तन पर नाव का एक का चित्र मिला है, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार वाणिज्य में काफी रुचि था। और कुछ साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता के आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार काफी उन्नत अवस्था में था। और जो है कुछ साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान है कि बाह्य व्यापार प्रमुखतः जल मार्गों से होता था, लेकिन यह थल मार्गों से भी परिचित थे। और व्यापार में जो है वस्तु विनिमय के माध्यम का प्रयोग होता था। मिस्र, है ना, मिस्र, सुमेर, क्रीट और मेसोपोटामिया आदि देशों के साथ भी जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था, ऐसा साक्ष्य मिलता है। और हड़प्पा सभ्यता के से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान है कि बाह्य व्यापार जो था वह आंतरिक व्यापार की तुलना में काफी
उन्नत अवस्था में था। तो इससे यह अनुमान है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो एक विकसित सभ्यता थे, इसका सबसे बड़ा कारण था उनका विदेशी व्यापार, और यहाँ से इसे बहुत ज्यादा इनकम भी होता था। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का जो है आर्थिक जीवन जो है समाप्त हुआ, है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब हम लोग 12 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 13 नंबर हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन के बारे में, कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धर्म को लेकर के किस तरह का था, मंदिर का प्रमाण मिला है या नहीं मिला है, किसकी पूजा करते थे, किसकी आराधना करते थे, भक्ति किसकी करते थे। तो ये सारी बातें जो है, और ये सब कुछ तो अनुमान के आधार पर ही, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का तो पूरी इतिहास ही अनुमान के आधार पर है। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो और अन्य स्थानों से मिट्टी से बनी स्त्री की मूर्तियां बड़ी संख्या में मिला है ना, जिसको मृण मूर्तियां बोलते हैं, यानी मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के जो अन्य स्थल है, आप लोग भी थोड़ा छापते जाइए, क्लास 12 वाला बच्चा बहुत अच्छे से ये सारा पॉइंट हम लिख दिए हैं, आप लोग छापते रहिएगा और उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन के बारे में 5 नंबर में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थानों से भी मिट्टी से बनी स्त्रियों की मूर्तियां बड़ी संख्या में मिला हुआ है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो संभवतः धरती देवी की मूर्ति, ऐसा अनुमान है। यानी कि एक है स्त्री है, एक मूर्ति है, मूर्ति में जो है ना एक मूर्ति मिला है, और उस मूर्ति में स्त्री के गर्भ से जो है पौधा को निकलते हुए दिखाया गया है। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो धरती है वह जो धरती देवी की मूर्ति, वो जो मूर्ति है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिख रहा है, ऐसा अनुमान है कि ये धरती देवी की मूर्ति है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पावासी धरती को उर्वरता की देवी मान करके उसकी पूजा भी करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और धरती को जो है उर्वरता की देवी मानकर वे पूजा करते थे। तीसरा पॉइंट में लिखना है, सिंधु घाटी सभ्यता कुछ साक्ष्यों के आधार पर ऐसा अनुमान है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पुरुष देवता में सबसे प्रधान था पशुपति या आद्य शिव, जिसकी लोग पूजा या आराधना करते थे। चौथा पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता में मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है। ये जो मिस्र और मेसोपोटामिया है, ये हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं थी। मिस्र की सभ्यता में और मेसोपोटामिया की सभ्यता से मंदिरों का प्रमाण प्राप्त हुआ है, लेकिन जो ये हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें कहीं से भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, और ऐसा कोई भवन भी उस तरह का नहीं मिला है जिसको मंदिर की संज्ञा दी जा सके। तो यदि मंदिर ही नहीं मिला है तो मंदिर का पुजारी का प्रमाण कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए इसमें जो है पुरोहितों का भी कोई स्थान, पंडितों का भी जो है स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता में मिस्र तथा मेसोपोटामिया की तरह कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है, न ही ऐसा कोई भवन मिला है जिसे मंदिर की संज्ञा दी जा सके। इस प्रकार पुरोहितों के अस्तित्व का भी कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। तो ये 4 पॉइंट हुआ। 5वां पॉइंट है, हड़प्पावासी मृत्यु उपरांत यानी मृत्यु के बाद के जीवन में उतना अधिक विश्वास नहीं रखते थे। ये सब कुछ साक्ष्य के आधार पर है। तो हड़प्पावासी मृत्यु उपरांत जीवन में उतना अधिक विश्वास नहीं रखते थे जितना मिस्र वाले, है ना। मिस्र वाला जो है मृत्यु के बाद वाले जीवन में विश्वास करते थे कि स्वर्ग होता है, नरक होता है, ये होते हैं, वो होता है मरने के बाद। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, है ना, तो वे लोग ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद के जीवन में उतना अधिक विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन हाँ, भूत प्रेत और जो बुरी आत्मा है उसमें जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों की आस्था अवश्य थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थलों से जो है ना ताबीज का प्रमाण मिला है। तो इसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत और बुरी आत्माओं में विश्वास करते थे, और उससे बचने के लिए जो है ये लोग ताबीज धारण भी करते थे। इस सभ्यता से प्राप्त अनेक मुहरों पर वृक्षों और अन्य देवी देवताओं के चित्र भी मिलता है। कुछ ऐसे भी मुहर हड़प्पा सभ्यता से मिला है
जिसमें जो है वृक्ष है और जो है बहुत सारे देवी देवताओं का चित्र है। एक मुहर मिला है, उसमें पीपल की डालों के बीच, पीपल की डाली के बीच एक देवता को दिखलाया गया है, जिसकी आराधना 7 स्त्रियां कर रही है, और उसमें एक पशु का भी चित्र है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि लोग वृक्षों की भी पूजा करते थे, खास करके कौन से वृक्ष का, तो पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। ये पॉइंट हो गया। और 7वां है, हड़प्पा सभ्यता में जल पूजा भी प्रचलित थी, ऐसा अनुमान है, और कुंड में स्नान को धार्मिक अनुष्ठान माना जाता था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार धार्मिक स्नान का ही प्रतीक था। तो इस तरह से आप देखिएगा, तो ये 1 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक ये हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह से सेम आप जो है एग्जाम में भी लिख सकते हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरे स्लाइड में देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का 7 पॉइंट हो गया। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन में ये 8वां पॉइंट जैसे कि दफनाने का, जलाने का, यानी जो अंतिम संस्कार है, ये भी हड़प्पा सभ्यता के लोग अंतिम संस्कार कैसे करते थे, दफनाते थे या जलाते थे, ये बात भी आप धार्मिक जीवन में लिख सकते हैं। तो 7 पॉइंट उधर हुआ। 8वां पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ऐसे लिखेगा कि हड़प्पा से शव को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो से शव को जलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कब्र जो है पकी हुई ईंटों का तैयार किया जाता था, लेकिन धौलावीरा से एक जो है ऐसा एक साक्ष्य मिला है कि कब्र बनाने में जो है पत्थर का प्रयोग किया गया है। और कुछ कब्रों में जो है मिट्टी के बर्तन, मनके और आभूषण और तांबे के दर्पण भी मिले हैं, कि जैसे कोई किसी का मृत्यु हुआ और जब उसको दफनाया जाता था तो कुछ कब्रों में ऐसा है कि उसके इंसान के साथ साथ जो है उसके मिट्टी का बर्तन, मन का आभूषण, तांबा, वो भी जो है उसके साथ दफन कर दिया जाता था। तो 8वां पॉइंट में आप ये लिख सकते हो, है ना, धार्मिक जीवन में, कि हड़प्पा से शव को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो से शव को जलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में कब्र के निर्माण में पकी हुई ईंटों का जो है प्रयोग किया जाता था, उसका सतह वाला हिस्सा को बनाने में, जबकि धौलावीरा में पत्थर का प्रयोग किया जाता था, ऐसा जो है कि साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन, मनके और आभूषण और तांबे के दर्पण भी पाए गए हैं। और ऐसा भी अनुमान है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, जब इसकी मृत्यु होती थी तो एक तो इसको दफन कर दिया जाता था, या तो एक ऐसा भी अनुमान है कि इसको पहले है ना इसको जलाया जाता था। जलाने के बाद जो अवशेष बच जाता था उसको फिर जो है कि नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था। या ऐसा भी अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है, चूंकि ये लोग नदी के किनारे बसे थे, तो ये जो है कि नदी में भी जो है कि दाह संस्कार कर दिया करते होंगे। ये अनुमान है ये सब। तो ये 8वां पॉइंट आप लिख भी सकते हो, या नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 5 नंबर में ये पूछेगा तो वो 7 पॉइंट लिखने के बाद आप जो है ना ये एक चार्ट बना दीजिएगा लास्ट में, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन से संबंधित। तो यानी कि इसमें जो चीजें छूट गया तो वो चीजें यहाँ पर आ जाएगा, या जो एग्जामिनर होगा ना तो वो सब चीजें जो इसमें लिखे भी है ना 7 पॉइंट में, तो वो सारी बात भी इसके अंदर है। तो उसको एक बार एक नजर इस पर देख लेगा तो ज्यादा एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन में कि प्रजनन शक्ति की पूजा होती थी। अग्नि पूजा का भी साक्ष्य मिला है, क्योंकि अग्नि कुंड जो है लोथल और कालीबंगन से अग्नि कुंड का प्रमाण मिला है। लिंग पूजा का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और कुबर वाला बैल विशेष पूजनीय था, है ना, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए। नाग पूजा का भी संकेत मिलता है। मातृ देवी की पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और सती प्रथा जो है यहाँ पर नहीं था। और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है भूत प्रेतों में भी विश्वास करते थे। ये आप लास्ट में बना दीजिएगा। तो इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन कंप्लीट हुआ। तो ये तीसरा पार्ट यहीं तक रहेगा। इस तीसरे पार्ट में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, और जो है 2 पार्ट होगा, तब जाके ये हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट होगा, यानी 5 पार्ट होगा। और छठा पार्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव का, यानी टोटल 6 पार्ट होगा। अगले 2 पार्ट में, चौथा और 5वां में हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा, और फिर जो है छठा पार्ट में जो है ऑब्जेक्टिव करा देंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं।